नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के सीरीज में। बच्चों आज हम बात करेंगे परागण। देखेंगे परागण क्या होता है। सबसे पहले बच्चों देखिए, जो परागकण होते हैं ना, उनको वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। यानी जो परागकण होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कि ये पुष्प था और पुष्प का ये परागकण ऊपर निकला हुआ था, तो ये परागकण जो होते हैं इसको वर्तिकाग्र तक उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये पुष्प है, कोई पुष्प का ये परागण है बेटा, हाँ, तो इसको क्या करेंगे? वर्तिकाग्र तक उसी दूसरे पुष्प का, मान लीजिए पुष्प खिला हुआ है, इसमें के परागण निकला, उसे वर्तिकाग्र पर पहुंचाएंगे, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाएंगे, तो यही क्रिया परागण कहलाती है। देखिए, पराग कणों से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है तथा यह एक प्राकृतिक क्रिया है। परागण बच्चों पूरी तरीके से एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो सामान्यतः दो प्रकार का होता है। यानी परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो स्वपरागण, दूसरा क्या होता है बच्चों? परपरागण। अब बात करते हैं अगर स्वपरागण की, तो स्वपरागण क्या है? देखिए, तो लिखा गया है जैसे यहाँ पे, है ना, देख सकते हैं आप, लिखा गया है एक पुष्प के परागकण, यानी कोई एक पुष्प होता है, जब उस पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस परागण को क्या कहते हैं? स्वपरागण। यानी जब एक पुष्प के परागकण होते हैं और उसी पुष्प या उस पौधे के कोई अन्य पुष्प, यानी चाहे एक पुष्प हो गया, ठीक है, इसको मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ, है ना, देखिएगा 1 मिनट, ठीक है। मैं बेटा पेज थोड़ा सा निकाल लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए, है ना, मैंने एक पेज लिया, देखिए ये जैसे कोई पुष्प है, तो या तो उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पेड़ के, नहीं ये पेड़ वही पेड़, सेम पेड़, तो उसी पेड़ के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो इसे ही क्या बोलते हैं बच्चा? इसे ही बोलते हैं क्या? जो है स्वपरागण। इसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण। यानी एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस परागण को स्वपरागण कहते हैं। अब बच्चों बात करेंगे स्वपरागण के कौन कौन से यहाँ पर लाभ होते हैं। देखिएगा, पहला क्या लाभ है कि स्वपरागण जो है एक सरल प्रक्रिया है, यानी कि एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें पादपों का शुद्ध वंश चलता है, यानी बिल्कुल शुद्ध वंश। यानी स्वपरागण होता है उसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के उसी पौधे पर रहते हैं या अन्य पौधे पर भी रहते हैं, तो स्वपरागण एक प्रक्रिया होती है शुद्ध, बिल्कुल पादपों का इसमें शुद्ध वंश चलता है। अगला बात करें बच्चों, तो स्वपरागण में अधिक इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा बात करें लाभ बच्चों, तो इसमें अधिक सुगंधित एवं आकर्षक पुष्पों की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? स्वपरागण में। स्वपरागण में अधिक सुगंधित एवं आकर्षक पुष्पों की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें बच्चों चौथे पॉइंट की, चौथा पॉइंट है कि इस परागण के असफल होने की संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी इस परागण के असफल होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, पर परागण में उड़ जाते हैं बहुत सारे परागकण, है ना। अब देखेंगे बच्चों, स्वपरागण से लाभ तो हो गए, लेकिन स्वपरागण से कुछ हानियां भी तो होंगी, तो हम यहाँ पर कुछ हानियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली हानि है कि स्वपरागण से निर्मित जो बीज होते हैं ना, वो शीघ्र परिपक्व नहीं होते, यानी जल्दी से पकते नहीं है। अगला बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां जो होती हैं वो स्थानांतरित होती रहती हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं? स्थानांतरित होती रहती हैं। अगला बात करें, ये बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, यानी जो बीज होते हैं ये बेस्ट क्वालिटी के नहीं होते और इससे नई जातियां हम उत्पन्न नहीं कर सकते। ये हो गया बच्चों पूरी तरीके से स्वपरागण। यानी स्वपरागण, पहले बात तो परागण क्या होता है। अब परागण के दो भाग होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो हमने स्वपरागण देखा, स्वपरागण के लाभ देखे और स्वपरागण से होने वाली वो कौन कौन सी हानियां हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। परपरागण क्या होता है और परपरागण की विधियां सब आपके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे ना। चलिए देखिएगा बच्चों, परपरागण क्या होता है। तो परपरागण में एक पुष्प के जो परागकण होते हैं ना, वो उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित, यानी परपरागण में क्या होता है, जो एक पुष्प होता है ना, उसके परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, यानी सेम पौधे पर नहीं हो सकता। अगर सेम पौधा होगा तो फिर स्वपरागण में चला जाएगा। जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? परपरागण कहते हैं। ठीक है, अब बात करें बच्चों परपरागण की कौन कौन सी विधियां यहाँ पर होने वाली। देखिएगा बच्चों, परपरागण की विधियां, है ना, तो परपरागण की संपूर्ण क्रिया बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। यानी जो पूरी तरीके से क्रिया है बच्चों ये, तो ये बाह्य कारकों पर क्या करती है? निर्भर करती है, जिसमें विभिन्न जीव भाग लेते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न जीव भाग लेते हैं। इसी आधार पर यह परागण जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चों? वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण। 3 प्रकार के परागण होते हैं। चलिए सबसे पहला बच्चों डिस्कस करते हैं यहाँ पर वायु परागण के बारे में। ठीक है, क्या होता है वायु परागण, देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है,
क्या होता है बच्चों? जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। वायु परागण वाले जो पुष्प होते हैं ये बहुत अधिक संख्या में परागकण मुक्त करने की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर बहुत अधिक संख्या में परागकण मुक्त नहीं करेंगे तो परागकण पहुंचेंगे कैसे, है ना, अगले पुष्प तक। इसलिए परागण के समय अनेक परागकण खो भी जाते हैं। इसमें परागण के समय क्या होता है? अनेक परागकण जो होते हैं वो खो जाते हैं। उसका लिखा गया है, इन पुष्पों के परागकण आकार में छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं। कैसे? यानी इन पुष्पों के जो परागकण होते हैं वो आकार में क्या होता है? छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं व हल्के होते हैं। इसलिए ये सरलता पूर्वक क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाते हैं। ठीक है, सरलता पूर्वक क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाते हैं। अगला बात करें, इन पुष्पों के पुंकेसर पुष्प के बाहर निकले होते हैं। जो पौधे होते हैं, इन पौधों के जो पुंकेसर होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? पुष्प के बाहर निकले होते हैं। जिससे क्या होता है? वे वायु के तेज प्रवाह के साथ उड़ भी जाते हैं। जिससे क्या होता है? वायु के तेज प्रवाह के साथ उड़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वायु परागण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको जल परागण बताते हैं। देखिए बच्चों, जल परागण में क्या है? जब पौधों में पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है ना, तो इसे क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। जब पौधों में पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं। अब जल में पाए जाने वाले जो सभी पौधे होते हैं ना, ये इनमें जल परागण नहीं होता। जैसे जलकुंभी में, वायु में एवं कीटों द्वारा परागण होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसके बाद जल परागित जो पुष्प होते हैं वो छोटे, रंगहीन व गंधहीन होते हैं तथा ये पुष्प भार में हल्के होने कारण वायु की सतह पर तैरते रहते हैं। क्या करते हैं? पुष्प भार में हल्के होने कारण वायु की सतह पर तैरते रहते हैं। अगला बात करें बच्चों जंतु परागण की। देखिएगा, जंतुओं द्वारा पुष्पों के परागकण को जंतु परागण कहते हैं। यह कीटों, पक्षियों, चमगादड़ आदि के द्वारा क्या होता है? होता है। किसके द्वारा जंतु परागण होता है? जंतु द्वारा पुष्पों के परागण को जंतु परागण कहते हैं। यह कीटों, पक्षियों, चमगादड़ आदि के द्वारा होता है। अगला बात करें बच्चों कीट परागण के बारे में। चलिए कीट परागण देखते हैं। लिखा है, यह परागण कीटों के द्वारा होता है और ये जो पुष्प होते हैं बहुत ही सुगंधित एवं चटकीले रंग के होते हैं। देखिए, कीट जब तक भाई पुष्प वगैरह सुगंधित नहीं होंगे तो कीट उनको आकर्षित ही नहीं करेगा, है ना। तो यह परागण क्या होता है? कीटों के द्वारा होता है और ये पुष्प बहुत ही सुगंधित एवं चटकीले रंग के होते हैं। जिससे क्या होता है? कीट जो है इनकी ओर आकर्षित होते हैं और ये परागकण संख्या में कम व चिपचिपे होते हैं। देखिए, संख्या में कम होते हैं, चिपचिपे होते हैं। चिपचिपे नहीं होंगे तो चिपकेंगे कैसे, है ना, उसके कीटों के साथ। जैसे अंजीर हो गया, तंबाकू हो गया, धतूरा हो गया, मक्का हो गया, लिली हो गया आदि। अगला बात करते हैं बच्चों चमगादड़ द्वारा परागण। देखिएगा, चमगादड़ द्वारा कैसे होता है? लिखा गया है, चमगादड़ चूंकि रात्रिचर होता है तो रात्रिचर होने के कारण इसे पुष्प का रंग तो दिखाई नहीं देता, किंतु पुष्पों की सुगंध से आकर्षित हो जाता है। रंग तो इसको नहीं दिखाई देता, लेकिन पुष्पों की सुगंध से आकर्षित हो जाता है। और फिर क्या होता है? कदम्ब आदि पेड़ों में चमगादड़ द्वारा ही परागण होता है। जैसे कदम्ब वगैरह के जो पेड़ होते हैं उनमें चमगादड़ द्वारा ही परागण होता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आगे लिखा गया बच्चों पक्षी द्वारा परागण। पक्षी द्वारा परागण में क्या होता है? पक्षी जो होते हैं वो पुष्पों का रंग एवं आकार देखकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जो पक्षी होते हैं वो पुष्पों का रंग, आकार वगैरह देखकर क्या होते हैं? उनकी ओर आकर्षित होते हैं और वहां से मकरंद चूसते हैं। क्या करते हैं? मकरंद चूसते हैं और इसी से परागण क्या होता है? हो जाता है। ठीक है बच्चों, मधुमक्खी जो होती है वो मधुपान करते समय जब पक्षी की नली में अपना चोंच डाल देता है ना, तो चिपचिपे परागकण क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, यानी जब मकरंद चूसता करता है तो उस पर जब चोंच अपना डाल देता है उसमें, तो वो निकल जाते हैं, परागण उसमें चिपक जाते हैं। और जब पक्षी दूसरे पौधे पर जाते हैं, जब वहां का मकरंद चूसते हैं, तो परागण फिर क्या होता है बेटा? संपन्न हो जाता है। तो पक्षी द्वारा परागण कैसे होता है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं पर परागण से लाभ क्या होते हैं हमें। ठीक है, देखिएगा बच्चों, लिखा गया है पर परागण से लाभ। तो यहाँ पर आपको पर परागण से लाभ के बारे में बताएंगे। देखिए, लिखा गया है कि पर परागण के बाद नए लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं और हानिकारक गुण क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। देखिए, पर परागण जब होगा तो नए नए जो है लाभदायक लक्षण विकसित होंगे, हानिकारक वाले क्या होंगे? सब अलग हो जाएंगे। दूसरा बात करें बच्चों, पर परागण के कारण पौधे के नए वातावरण में जो अनुकूलन क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। जो नया अनुकूलन क्षमता होता है पौधे का, उसमें क्या होती है? पौधे की वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, अब अगला बात करते हैं जैसे
देखो इसमें क्या होता है कि पर परागण से जो नए पौधे उत्पन्न होंगे उसमें वृद्धि विकास की क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा ही होती है। अगला बात करें बच्चों, लिखा गया है पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं बड़े, भारी व अच्छी उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। यानी पर परागण से उत्पन्न जो बीज होंगे वो बड़े होते हैं, भारी होते हैं और अच्छी उत्पादन क्षमता वाले भी होते हैं। अगला बात करें बच्चों, लास्ट पॉइंट, कि पर परागण के पश्चात जो बने हुए फल होते हैं, है ना, पर परागण के पश्चात वो आकार में बड़े होते हैं, भारी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। तो कुल मिला के पर परागण जो है बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बच्चों जब भी चीज अच्छी होती है उससे कुछ हानियां भी तो होती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर परागण से होने वाली सभी हानियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा पर परागण से कौन कौन सी हानियां होती हैं। देखिएगा लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि यह अनेक बाह्य कारकों पर निर्भर होता है। कौन? पर परागण। तो पर परागण क्या होता है बच्चों? अनेक बाह्य कारकों पर निर्भर होता है। देखिए जैसे हवा नहीं चलेगी तो परागकण पुष्प तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो कैसे काम होगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है, इसलिए इनकी सफलता जो उन कारकों पर निर्भर करती है, यहाँ अनेक बाह्य कारकों पर निर्भर करता है तो उनकी सफलता भी उन्हीं कारकों पर निर्भर करती है जो यहाँ पर बाह्य कारक होने वाले हैं, उन्हीं पर निर्भर करती है कि कितना सफल होगा। अगला बात करें बच्चों, तो पौधों द्वारा अधिक संख्या में परागकण उत्पन्न किए जाने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। देखिए पर परागण में क्या होता है, परागकण उड़ के पहुंचेंगे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर, तो क्या होगा भाई कि जैसे पौधों द्वारा अत्यधिक संख्या में परागकण उत्पन्न किया जाना है, अगर एक दो होंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है बच्चों कि इनमें अत्यधिक ऊर्जा का भी क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, यानी यह अनेक बाह्य कारकों पर निर्भर होता है, इसलिए में इसकी सफलता उन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पर परागण से हानियां, तो पौधों द्वारा अधिक संख्या में परागकण उत्पन्न किए जाने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा का क्या होता है, उपयोग होता है। अगला बात करें बच्चों, लास्ट पॉइंट है, देखिए लिखा गया है पर बच्चों लास्ट पॉइंट है, लिखा गया पर परागण में अधिक परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। जो पर परागण होता है उसमें अधिक परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आया हो जाते जाते वीडियो को एक लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।